भारत के बारे में बात ये कही जा रही है कि भारत इज वॉकिंग ऑन अ टाइट डिप्लोमैटिक रोप। अमेरिका जो है वो शांत नहीं बैठेगा, सिंपल वर्ड्स। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अमेरिका ने क्या काम किया, अमेरिका ने ये सारा का सारा काम किया कि अमेरिका ने वहां पर चाइना का नाम ले लिया। सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के मंसूबे की तस्दीक कर दी है। सेनेटर ऑन अब्बास की ज़ेर सदारत सैनिक की कामा कमेटी बराए सनत व पैदावार का इजलास हुआ। नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पोलैंड का दौरा पूरा करने के बाद अब यूक्रेन पहुंच चुके हैं और यूक्रेन में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह से स्वागत हुआ है उसे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि मोदी जी जहां भी जाते हैं उनका स्वागत इसी तरीक़ा से होता है। मोदी जी ही पूरी दुनिया के देशों में घूम सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोई भी मुंह नहीं लगाता, जो हर जगह उनकी फजीहत होती है के ऊपर चल रहा है और जिसमें ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी बात है। अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन समहाउ जिसे कह रहे हैं ना कि वो जा रहे हैं और ये चीज़ सारी बात है। एक एक आपको एक्सेस देती है, ठीक है। इंडियन डिप्लोमेसी ये कहती है कि वी डू नॉट वर्क इन आइदर और, मतलब ये नहीं है कि हम इससे ताल्लुक और इससे ताल्लुक है, नहीं, हम ऐसे नहीं करते। वी गो विद ऑल, ठीक है जी। सो एक चीज़ तो है कि यूक्रेनियन लीडर भी फ़ोन करते रहे नरेंद्र मोदी को और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर, बट ऑब्वियसली क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या हो सकता है? अभी जब टॉक्स हो रही हैं ज़ेलेंस्की साहब की और मोदी साहब की, फाइनल कम्युनिके से पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स हैं, वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब यूक्रेन पहुँचे हुए हैं और ज़ेलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे जब नरेंद्र मोदी पहुँचे रशिया और उन्होंने कहा जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे जफीर लगा रहा है। ये ज़ेलेंस्की के वर्ड है, ठीक है जी। अच्छा, वैसे अगर इसको थोड़ा डाइसेक्ट किया जाए कि ज़ेलेंस्की का ये कहना कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, मिल रही है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो लीडर है वो हक कर रहा है, दुनिया के सबसे बड़े ब्लडी क्रिमिनल से हक कर रहा है, एंड देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम इंडिया। ये कोई आसान बात नहीं थी, ठीक है। वो ज़ेलेंस्की जिसको पूरे के पूरे वेस्ट की सपोर्ट हासिल हो, ठीक है जी। सो इंडिया ये समझता है कि कोई बात नहीं है, दिस इज नॉट अ मोमेंट टू रिस्पॉन्ड टू ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड करने का ये मोमेंट नहीं है। अगर हमने ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड कर दिया तो ज़ेलेंस्की का कद काठ थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। सो इंडिया ने उस वक़्त रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, सो इट्स अ टाइट डिप्लोमैटिक रोप। इंडिया पूरी कोशिश करेगा अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने की। और ये जो इंडिया की मशहूर नॉन अलाइनमेंट अप्रोच है जियोपॉलिटिक्स में, अभी तक तो इंडिया को इसने बहुत फ़ायदे दिए हैं। मैं आई विश कि पाकिस्तान नॉन अलाइंड रहता, तो आज हम भी ना लड़ रहे होते, ना झगड़ रहे होते, ना कुछ कर रहे होते। मैं एक इंडिया की इस बात को लिंक करूँगा एक अमेरिकन पॉलिटिक्स के साथ भी, और एक इंडिविजुअल को भी फिट आती है। वो कैसे? कि जब भी आप ज़िंदगी में एक नई मंज़िल स्टार्ट करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान ने 1947 में अपनी नई मंज़िलों का आगाज़ किया। पाकिस्तान शुरू में ही जंगों में पड़ गया, 48, 65, 71, कोल्ड वॉर, अफ़गानिस्तान वॉर, कारगिल वॉर, वॉर एंड टेरर, मतलब जंगें ही तो हैं।
अब तो पाकिस्तान में कई लोग तंज करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि एक जंग का सवाल है बाबा, एक जंग। मतलब ये कि अगर एक जंग करेंगे तो पाकिस्तान के हालात दोबारा बेहतर हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन उसमें जानी माली नुकसान और सारा कुछ होता है। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने किसी जंग का हिस्सा नहीं बना, नॉन अलाइंड अप्रोच रही। अपने आप को उसने मशहूर कर, द वर्ड नॉन अलाइंड अलाइनमेंट जो है दैट इज टैग्ड विद इंडिया, इंडिया के साथ टैग हो गया हुआ है। लोग कहते हैं हाँ जी वो टैग वो दे आर लाइक दिस। सो ये जो चीज़ है कि आज जो जुमे को वो पहुंच रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी हम तो नॉन अलाइंड। और मैं एक बात बताऊं, मैं आपको पहले बता सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी का क्या मैसेज होगा। नरेंद्र मोदी ये बात करेगा कि देखो हम नॉन अलाइनमेंट के बिलीवर हैं, हम अमन जंग के खिलाफ हैं। रशिया के बारे में भी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। और हाँ, जो लोग मारे गए हैं उनके हक में वो बात करेंगे कि यानी टारगेट किया चाइना को कि हम चाइना ने अगर हमें ऐसा लगा कि चाइना हमारे पास न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है, कोई न्यूक्लियर बॉम्बर कोई बॉम्बर वगैरह भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है, और हमें ऐसा लगा कि हमारी धरती के ऊपर आप न्यूक्लियर अटैक कर रहे हो, तो आप सोचोगे उससे पहले हम हमला कर देंगे। अब इससे क्या हुआ? इससे उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को कैसे साधा गया, मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या असर पड़ेगा कि आखिरी के 2 महीने जब ये डिस्कशन होगा कि ट्रंप जो है वो एंटी चाइना है और चाइना से हमें बचाएगा, तो उसके काउंटर में इनका भी नैरेटिव होगा कि ट्रंप तो सिर्फ इकोनॉमी में बचाएगा, हमने तो न्यूक्लियर पॉलिसी बदल दी कि चाइना कुछ भी बोला तो दांत तोड़ देंगे। आप अंदाजा लगा कर देखिए इससे क्या होगा कि एक वोटर जो नेशनलिस्टिक टाइप का वोटर होगा, जिसके दिमाग में ये बैठा हुआ होगा कि चाइना हमारा दुश्मन है, वो कम से कम अब ट्रंप के फेवर में ज्यादा नहीं जाएगा, या कम से कम वो बाइडेन के अगेंस्ट या डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट नहीं जाएगा। ये बड़ा एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर ये है कि इसने क्या किया, चाइना को प्रोवोक करके या चाइना को मैसेज दे दिया कि देख हम लॉ चेंज करने शुरू कर चुके हैं, और लॉ अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब ये है कि हमारा तो छोड़, कि कल को तूने ताइवान पे अटैक किया और ताइवान पे जैसे तू अटैक करेगा तो हर हालत में हमें ताइवान को बचाने के लिए आना पड़ेगा, और हम अगर ताइवान को बचाने के लिए आए और तूने ताइवान के साथ लड़ाई को अमेरिका वर्सेस चाइना माना और अमेरिका की मेनलैंड पे जरा सा भी हमला करने की सोची, तो वी आर रेडी विद आर न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर आर्सेनल। ये चाइना को धमकी। इसमें एक तीसरा पार्ट भी है, उसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम जब भी इन चीजों को नोटिस करते हैं तो मैं डेट की इंपॉर्टेंस बहुत मानता हूं कि कब ये लॉ पास किया गया। तो आंसर है ये लॉ तब पास किया गया जब रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया लगातार एज ले रहा था, तब ये लॉ पास किया गया। क्या उसी दिन पास हो गया? तो आंसर है नहीं, उससे पहले तैयारी की गई होगी, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, खासकर नवंबर के अंदर वो मंथ था जब पूरे का पूरा, तो रियलिटी है नवंबर वो महीना था जब अमेरिका और यूरोप जो है रशिया यूक्रेन को सपोर्ट करने से मना कर चुके थे या उनकी हालत खराब थी। उस टाइम पर ये बिल पास किया गया। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लीक कब हुआ। सोचिए, सोचकर देखिए, लीक होना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई। लीक कब हुआ? डॉक्यूमेंट जी, हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीक कैसे हुआ। लीक पहली बात तो कैसे हुआ, तो लीक भाई सीधी सी बात है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स और जो वॉशिंगटन पोस्ट है, जो एक तरीके से जिसे कहते हैं भोपू है बाइडेन के, वो अगर लीक करें इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फैक्टर था। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट क्या है? इसका दूसरा पार्ट यहाँ पर ये है कि अल्टीमेटली सितंबर में ही लीक इसलिए, क्योंकि अगस्त में लीक इसलिए क्योंकि सितंबर और अक्टूबर 2 महीने अल्ट्रा लेवल पर मार्केट मतलब चुनाव अपने पीक पर होगा, जिसे कहते हैं ना एग्रेशन अपने पीक पर होगी। तो वहां इस टाइम में डिस्कशन ज्यादा होगा, डिबेट ज्यादा होगी, चर्चा में मामला बना रहेगा। तो दोस्तों, जिस तरह से हाल ही में पिछले दिनों जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस का दौरा किया था, उसके बाद पूरी दुनिया में यही बात की जा रही थी कि मोदी जी अब यूक्रेन का दौरा करने जाएंगे। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से यूक्रेन का दौरा करने गए, उससे पूरी दुनिया काफ़ी ज़्यादा हैरान है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि मोदी जी हैं जो कि पूरी दुनिया के
किसी भी देश में जा सकते हैं। जिस तरह से रूस और यूक्रेन की लगातार जंग चल रही है, उससे पूरी दुनिया को उम्मीदें हैं कि भारत मध्यस्थता कर सकता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले रूस का दौरा किया था, उसके बाद अब यूक्रेन का दौरा शुरू कर दिया, जिससे पूरी दुनिया को उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा लग गई हैं। लेकिन जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के देशों में जिस देश में भी जाते हैं वहाँ पर उनका स्वागत ऐसे ही होता है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक पाकिस्तान का फ़कीर आज़म है जो कि कहीं भी जाता है वहाँ पर पाकिस्तान की बेइज्जती होना तय हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जिस देश में भी गया है वहाँ पर उसने पाकिस्तान की हमेशा से फजीहती करवाई है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी रहते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।